एबीपी गंगा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का वीडियो सामने आ गया है। एबीपी गंगा के पास ऐसा वीडियो है जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह होने की गवाही दे रहा है। वजू खाने में पानी कम कराने के बाद शिवलिंग जैसी आकृति भी दिखी है। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। मस्जिद के दीवारों के अंदर त्रिशूल की आकृति और हाथी के चिन्ह भी उकेरे गए हैं। अब ये देखिए, जो वीडियो एक वायरल हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप त्रिशूल के निशान को देख पाएंगे। जो सर्वे की रिपोर्ट है लीक हुई है और उसकी पहली झलक आप एबीपी गंगा पर देख सकते हैं। दो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखेंगे, त्रिशूल के निशान की तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर है काले रंग का पत्थर, जिसे हिंदू पक्ष बाबा बता रहा है और लगातार इस बात को कह रहा है कि बाबा मिल गए। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसे फव्वारा बता रहा है। वजू खाने के अंदर की भी तस्वीरें सामने आई हैं और एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है और उसकी पहली झलक इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे। सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके लीक होने के बाद जो साक्ष्य मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप त्रिशूल के निशानों को देख सकते हैं। त्रिशूल जैसी आकृति उकेरी हुई है, हाथी के चिन्ह को आप देख पाएंगे। और जो दूसरी तस्वीर है वो शिवलिंग की तस्वीर है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि बाबा मिल गए हैं, वो शिवलिंग ही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात को कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। लेकिन आप इस आकृति को देखेंगे, आप इस पत्थर को देखेंगे तो ये बिल्कुल शिवलिंग के आकार का ही नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कोर्ट की ओर से ये शर्त रखी गई थी पक्षकारों को वो हार्ड डिस्क सौंपने से पहले कि किसी भी हालत में ये लीक नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो वादी पक्ष है उसका ये कहना है कि हमारी ओर से ये जो वीडियो है ये लीक नहीं हुआ है। जो लिफाफा था जिसमें हार्ड डिस्क थी वो अभी सील पैक है। 4 वादियों के पास वो लिफाफा था और चारों वादियों का सील पैक लिफाफा वो वकील को दिखाया गया है। लेकिन उन सबसे अलग अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि अगर वादी पक्ष की ओर से ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है लीक नहीं हुआ है, तो आखिर ये वीडियो कहां से सामने आया। बहरहाल ये जो साक्ष्य है हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। उसमें महादेव जी का दिखा रहा है, शिवलिंग दिखा रहा है, वो पूरी तरह से शिवलिंग ही है। देख रहे कितना बड़ा है वो, कितना सुंदर है, लेकिन उसको ऊपर से खंडित किया गया है। देख भी नहीं पाई थी तब आप मुझसे बार बार कह रही थी मन में बड़ा दुख है। हाँ। अब तो दिख रही है तस्वीरें। हाँ, उनको टीवी में मैंने देखा, अभी भी टीवी में देखा है, दिखा रहा है, टीवी में देखा है, तो वो तो साफ पता चल रहा है शिवलिंग है। एक तरह से वो हम लोग की आस्था के, हम लोग के धर्म का जो भी उसे फव्वारा कर अपमान कर रहा है। हम लोग की आस्था का, हम लोग की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। अपनी आंखों से भी कुछ चीजों को देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें, त्रिशूल है, चक्र है, कई सारी चीजें चल रही है। आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, जो भी देखा था वो सब त्रिशूल था, स्वास्तिक था, ओम का आकार थे, सब बने हुए थे। वो दीवार पे थे और मंदिर के अंदर भी थे, वो सब बने हुए थे। तो सार्वजनिक हो गया, आप कह भी रही थी मुझसे कि आएगा तो मन बड़ा खुश होगा उन सबको देख के। खुशी है शिवलिंग को, अब आपने भी देख लिया, आप जो बात कह रही थी। खुशी है, लेकिन इस तरह लीक हो गया तो इससे हम लोग को निराशा हाथ लगी, क्योंकि न्यायालय में हम लोगों ने लिखित हम लोग से लिया गया कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग लिए भी थे, अभी वो सील पैक ही था। जैसे ही हम लोग नाश्ता करके उठे, पता चला कि वो टीवी में लगातार आ रहा है, तो इसका हम लोग को निराशा हाथ लगी है कि हम लोग से तो बोला गया कि सार्वजनिक नहीं करना है और इस तरह लीक। एक ऑप्शन कुछ और। जो तस्वीरें चल रही हैं वो आई ओपनर हैं, और जो कुछ हम लोग कहते थे और जो कुछ हमारा प्लेन में एलिगेशन था और जितनी कहानी थी, अक्षरशः एक एक लाइन सत्य हुई है। और प्लेंटिफ ने अपना केस जो पिटीशन में लिखा था वो लग रहा है कि बिल्कुल जैसे सब कुछ आंखों के सामने भगवान शिव ने सामने रख दिया था, वही हमने लिखा है। जो हम शिवलिंग के ऊपर चक्रीनुमा देख पा रहे हैं, उसको लेकर जो पहली प्रतिक्रिया जब आपने दी थी तो वो भी याद है। अभी जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो तो साफ दिख रहा है कि शिवलिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई और कोई ना कोई अमानुषिक क्रिया की गई जो अशोभनीय है। मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता,
क्योंकि लोगों की भावनाएं उससे बहुत भड़केंगी। अच्छा, दूसरे तरीके के भी अच्छा, तमाम दूसरे प्रतीक तरीके चिन्ह आ रहे हैं सर, उन प्रतीक चिन्हों को लेके भी बताइएगा। आप जो देखे खाना है, जब आप गए थे तो क्या तमाम बातें प्रतीक हुई थी चिन्ह कि पानी निकाला जाएगा तो मछली मर जाएंगी। देखिए, वजू खाने की बात जिस दिन शिवलिंग मिला है उसके एक दिन पहले शाम को बात हो रही थी, तो क्या पानी इसका नहीं निकाला जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी, और उसमें आपको मिलेगा क्या, उससे कुछ ही नहीं है, मिलेगा क्या, तो लोग इनकार कर रहे थे। और अब बात ज्ञानवापी के गवाह, कैमरा और एक्शन की, क्योंकि ज्ञानवापी के अंदर मंदिर है या मस्जिद, इसका रहस्य गहराता जा रहा है। हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। लेकिन सच क्या है ये सामने नहीं आ रहा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई तो हो रही है लेकिन फैसला नहीं आ रहा। सोमवार को भी सबको फैसले का इंतजार था, लेकिन कोर्ट ने फिर एक बार नई तारीख दे दी। अब वाराणसी जिला कोर्ट में 4 जुलाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी, मतलब जून में कोई सुनवाई नहीं होगी। ज्ञानवापी पर घमासान, अब जुलाई में होगा समाधान। सबका अपना अपना दावा, मस्जिद में बाबा या फव्वारा। ज्ञानवापी का धर्म युद्ध न खत्म हो रहा है और न हल हो रहा है, क्योंकि सोमवार को सबकी निगाहें अदालत की सुनवाई पर टिकी थी, क्योंकि एक नहीं कई याचिकाओं पर सुनवाई थी। जहां एक सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में थी तो दूसरी सुनवाई जिला कोर्ट में थी। लेकिन अब अदालत ने अगली तारीख देकर ज्ञानवापी के इंतजार को और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अब जिला कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होगी, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहां 8 जुलाई को। पूरी तरह से मामले को जानकर और इसके साथ आने वाले दिनों में इसमें शर्तें लागू करके इसको जारी करेगी, तो देखना यह होगा कि क्या शर्तों के आधार पर वीडियो फुटेज और फोटोग्राफी की चिप जारी होती है या फिर जो कोर्ट है इसके बारे में कोई और भी निर्णय देता है। लेकिन अगली तारीख देने से पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी है कि दोनों ही पक्ष सर्वे की वीडियो रिपोर्ट को गोपनीय रखेंगे और इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की सीडी लेने से इनकार कर दिया है, जबकि वादी पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाली राखी सिंह ने भी सर्वे रिपोर्ट की सीडी नहीं ली है। लेकिन हिंदू पक्ष की बाकी महिलाओं ने शपथ पत्र दाखिल करके सर्वे रिपोर्ट की सीडी ले ली है। ये 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई, जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर आपत्ति जताई। तमाम जिरह के बाद कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है, मतलब अब जून में ज्ञानवापी को लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जो होगा जुलाई में होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जुलाई में समाधान होगा, क्योंकि धर्म युद्ध की इस लड़ाई में सबके अपने अपने दावे हैं। जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। अब किसके दावे में कितना दम है, इसी का फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन जिस तरह से इंतजार लंबा होता जा रहा है, उससे ये मामला और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राज्यसभा के उस रण की जो है तो 11 सीटों के लिए, लेकिन लक्ष्य 2024 पर है, क्योंकि आज जयंत चौधरी ने अपना नामांकन किया तो अखिलेश यादव उनके साथ थे। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा भेजकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, जिसमें पहला निशाना वो जाट वोट है और दूसरा लक्ष्य गठबंधन की एकजुटता का है, जिसे बनाए रखना अखिलेश के लिए न सिर्फ वक्त की डिमांड है बल्कि 24 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जयंत बनी चौधरी, राज्यसभा में अखिलेश की तिकड़ी। खत्म होगी तकरार, 24 के लिए गठबंधन को था। राज्यसभा बहाना, 2024 निशाना। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई। सपा की तरफ से कपिल सिब्बल और जावेद अली के बाद अब तीसरे खिलाड़ी जयंत चौधरी ने भी नामांकन कर राज्यसभा जाने की तैयारी कर ली।
क्योंकि संख्या बल के हिसाब से इन तीनों सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश जयंत चौधरी के नामांकन के वक्त मौजूद रहे, उससे सवाल बड़ा है कि जयंत को राज्यसभा भेज क्या 2024 के लिए गठबंधन को एकजुट करने के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। क्योंकि जो जयंत कल तक नाराज बताए जा रहे थे, वो अब अखिलेश को बड़े दिल वाला बता रहे हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया अपने ओर से पूरी की है और अब इंतजार जब मोहर लगेगी तो राज्यसभा जाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समर्थन दिया, क्या कहेंगे? बड़ी बात है, बड़ा दिल दिखाया और ये एक बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। जयंत चौधरी ने ईपी गंगा से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने ये बड़ा काम किया है, बड़ा दिल दिखाया है और कहीं न कहीं राज्यसभा में वो किसानों मजदूरों की आवाज को बुलंद करेंगे। जानकारों की माने तो राज्यसभा की एक सीट के जरिए अखिलेश ने न सिर्फ गठबंधन को मजबूती की धार दे दी है, बल्कि पश्चिमी यूपी के जाट वोट को भरोसा दे दिया है कि भले ही उनकी सरकार न बनी हो, लेकिन जो वादा जयंत को राज्यसभा भेजने का किया गया था वो पूरा कर दिया है। क्योंकि यूपी चुनाव के वक्त भाजपा ने इसी गठबंधन को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि जिस तरह से 2017 के चुनाव के बाद कांग्रेस से गठबंधन टूटा, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती से गठबंधन टूटा, ठीक इसी तरह 2022 के चुनाव के बाद जयंत चौधरी और अखिलेश का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अखिलेश ने जयंत को राज्यसभा भेजकर इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर लिया। ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। अखिलेश के इस कदम से जाट वोटर में एक भरोसा पैदा होगा, क्योंकि एक राज्यसभा सीट का असर 2024 में पश्चिमी यूपी की 20 लोकसभा सीटों पर होगा। एक तरह से अखिलेश यादव का इन्वेस्टमेंट है, जिसका कितना रिटर्न उन्हें मिलेगा, इसका फैसला 2 साल बाद होगा। वहीं एक सवाल गठबंधन के दूसरे साथियों का भी है, क्योंकि जो अखिलेश ने जयंत के लिए किया है वो वक्त आने पर दूसरे साथी दलों के लिए भी कर सकते हैं। ये तमाम सवाल इसलिए भी हैं, इसी गठबंधन के सारे अखिलेश पहली बार यूपी में 32% वोट तक पहुंचे। ऐसे में 2024 के लिए उन्हें गठबंधन की जरूरत होगी। यही वजह है कि अखिलेश ने जयंत के सहारे सबको संदेश दे दिया है, क्योंकि एक सवाल राज्यसभा की 11वीं सीट का भी है, जिसको लेकर सपा और भाजपा दोनों में से किसी के पास नंबर नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है गठबंधन को एकजुट रखने की। अब अखिलेश इसमें सफल होते हैं या फेल, इसका पहला इम्तिहान 10 जून को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण होगा महामुकाबले के मैथमेटिक्स का, क्योंकि यूपी की 11 सीटों के लिए भाजपा ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, तो सपा ने 3। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 2 सीट बची हैं उस पर भाजपा की तरफ से चेहरा कौन सा होगा। वहीं आज विश्लेषण करेंगे कांग्रेस के उस दाव का जो यूपी को ध्यान में रखते हुए चला है, क्योंकि कांग्रेस के पास यूपी में नंबर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसने दूसरे राज्यों से यूपी के 3 बड़े चेहरों को राज्यसभा भेजा है। देखिए रिपोर्ट। ग्यारहवीं सीट की फाइट सपा भाजपा में टाई। राज्यसभा का रण जीतने के लिए सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जहां सपा ने कपिल सिब्बल, जावेद अली और जयंत चौधरी पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को राज्यसभा भेजा है। लेकिन सबका ध्यान 7वीं और 8वीं सीट पर है, जिसके लिए अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 6 नाम घोषित कर दिए हैं। शेष नाम आपको नॉमिनेशन से पहले ही, अंतिम तिथि से पहले ही पता चल जाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल 3 उम्मीदवार मैदान में होने से ये तय है कि बीजेपी 8वीं सीट पर भी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। लेकिन सवाल यही है कि 8वीं सीट पर वो उम्मीदवार कौन होगा। आपको बता दें कि जो नाम अब तक भाजपा राज्यसभा के लिए दिए हैं, उनमें सुरेंद्र नागर को छोड़कर बाकी सभी नए हैं। वहीं सवाल उन 3 मुस्लिम चेहरों का है जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। जिन मुस्लिम नेताओं का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम का नाम भी शामिल है। लेकिन इनमें से किसी भी नेता को अभी तक राज्यसभा के उम्मीदवार में जगह नहीं मिली।
ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर है। अगर संसद में उनकी वापसी नहीं हुई तो उनकी मंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन राज्यसभा के रण में सबसे बड़ी चाल कांग्रेस ने यूपी को साधने के लिए चली है, क्योंकि भले ही यूपी से राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस के पास नंबर न हो, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजकर एक बड़ी चाल चली है। मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे राजस्थान से नामित किया है। अब मैं इस सरकार के खिलाफ जो जनता की आवाज के उसे पूरी ताकत से उठाऊंगा। दरअसल यूपी में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर है। 1989 से उसकी यूपी में सरकार नहीं बनी है। मौजूदा समय में उसके सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यूपी सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी राज्य को फतेह कर 2014 और 2019 में भाजपा ने दिल्ली का रास्ता तय किया। अगर कांग्रेस को 24 में कुछ बड़ा करना होगा तो यूपी में खुद को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से यूपी के नेताओं को राज्यसभा भेजकर खुद को यूपी में मजबूत करने का दांव खेला है। लेकिन उसका ये दांव कितना काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं एक सवाल राज्यसभा की 11 सीट का भी है, जिस पर सपा और भाजपा दोनों में से किसी ने दावा नहीं ठोका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात गोबर वर्सेस इत्र की जंग की, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग जारी है। आज अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला, लेकिन इस बीच एक बात चाचा शिवपाल और राहुल गांधी की भी आई, जिस पर अखिलेश का जवाब सुनकर पूरे सदन को हंसी आ गई। विधानसभा में गरजे अखिलेश, 7वें दिन भी खत्म नहीं हुआ क्लेश। कन्नौज परफ्यूम, मैं नेता सन से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई गोबर पर कैसे आई? आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। बजट सत्र का आखिरी दिन बचा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शोर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कभी सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष को। लेकिन सोमवार का दिन अखिलेश यादव के नाम रहा, जहां यूपी की शिक्षा व्यवस्था से लेकर महंगाई और बजट के मोर्चे पर जमकर हमला बोला। मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है, ये बजट नहीं बंटवारा है। तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहाँ है? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। दरअसल अखिलेश सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पहले से तैयारी करने के आए थे। इसकी शुरुआत अखिलेश ने शिक्षा व्यवस्था से की, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष ने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया तो अखिलेश भड़क गए और बात सीधे गोबर पर आ गई। क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत है। अच्छा है, हम तो जहां जहां पढ़ा है, जहां जहां सीखा है, कुछ कुछ तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने कन्नौज के इत्र के साथ गोरखपुर के गोबर तक का जिक्र किया और दूध के उत्पादन से लेकर लैपटॉप तक सरकार को घेरा। लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है? जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप? जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है और इस बजट में केवल सपने दिखाए गए हैं। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और सरकार के काम करने के तरीके को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन तमाम गहमागहमी के बीच 2 मौके ऐसे आए जब अखिलेश की बातों पर सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। पहला तब जब चाचा शिवपाल का जिक्र आया, दूसरा उस वक्त जब अखिलेश ने राहुल गांधी का किस्सा सुनाया। समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं,
जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि क्या सदन में हर दिन ऐसे ही वार पलटवार होगा, क्योंकि 7 दिन विरोध के शोर में खत्म हो चुके हैं और अब आखिरी दिन बाकी, जिसको लेकर भी हंगामे के ही आसार। एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी ने पीनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से एनर्जी ड्रिंक है।